वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी और आज हम इस कार्यक्रम में जो कोरोना और पुलिस, जिस तरीके से कोरोना फैल रहा है उसमें जो पुलिस की भूमिका है वो कितनी खास है, इसी पर हमारे साथ खास मेहमान डीजीपी उत्तराखंड अशोक कुमार जी जुड़े हैं। क्योंकि उत्तराखंड में पुलिस के सामने बहुत सारे चैलेंज हैं। एक तो पर्वतीय क्षेत्र, ऊपर से कोरोना गांव-गांव तक पहुंच गया है। उसके अलावा एक और बड़ी वहां पर जो दिक्कत है वो है आपदा, लगातार बादल फट रहे हैं। उसके अलावा आने वाला जो समय है वो बारिश का है। तो बहुत सारे चैलेंज, बहुत सारी हम कहेंगे पुलिस के सामने है। ऐसे में पुलिस की जो जिम्मेदारी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि अशोक कुमार जी लगातार सक्रिय रहते हैं, फील्ड में रहते हैं, इसलिए बहुत सारी बातें वो बता सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कह सकते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है डीजीपी साहब हमारे इस खास कार्यक्रम में। अशोक कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं यही कहना चाहूंगा अशोक कुमार जी कि वर्तमान में उत्तराखंड के अंदर पुलिस के सामने चुनौतियां कितनी हैं और जो ये फेस, जो सेकंड लहर गई है उसमें कितने पुलिसकर्मी संक्रमित हुए हैं और उनके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई है, और उसके अलावा पुलिस क्या कर रही है नया जिससे कोरोना भी ना फैले, पुलिस वाले भी सुरक्षित रहें, आम जनमानस भी सुरक्षित रहे। और अब एक और चुनौती आपके सामने आ रही है आपदा, उसे लेकर भी क्या तैयारियां आपने की हैं अशोक कुमार जी? जी देखिए, जो कोरोना की बात है तो ये सबको मालूम ही है कि जो कोरोना की दूसरी लहर आई है वो पहली लहर से बहुत ज़्यादा खतरनाक थी और बहुत ज़्यादा संक्रामक थी। पिछली लहर में उत्तराखंड में एक दिन में मैक्सिमम 1500 केसेज आए थे, इस बार 9000 का भी आंकड़ा पार किया। सो 5 से 6 गुना ज़्यादा संक्रमण हुआ और डेथ भी उसी रेशो में बढ़ी। इसीलिए संख्या इतनी ज़्यादा थी कि इवन जो हमारे स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर भी अत्यधिक लोड आया और कई बारी ऐसी नौबतें आई कि बेड मिलने में परेशानी हो रही है लोगों को या ऑक्सीजन में परेशानी हो रही है। तो वो जो और सडनली इतनी तेज़ी से बढ़े केसेस कि लोग इसका अनुमान भी नहीं लगा पाए। तो ये लहर तेज़ी से भी आई और बहुत ज़्यादा संक्रामक थी। तो इसलिए चुनौती क्या थी, पिछली बार देखिए, पिछली बार में इस बार में डबल फर्क हो गया। पिछली बार जब लॉकडाउन लगा तो कोई एक भी केस नहीं था उत्तराखंड में, केसेस धीरे धीरे बढ़े तो लोग डरे भी हुए थे। तो लॉकडाउन का इम्प्लीमेंटेशन कराना भी हमारे लिए बहुत आसान था क्योंकि जनता ने खुद ही कर्फ्यू लगाया था। और इस बार क्या है, जनता उससे जो है पिछले फेज की वजह से, पिछले फेज में चूंकि संक्रमण इतना ज़्यादा नहीं फैला और सिर्फ कोमोर्बिडिटी वाले लोगों को ही ज़्यादातर नुकसान हुआ, तो आम जनता और हमारा यूथ खासकर वो सोचने लगा हमें तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, हम तो हेल्थी आदमी हैं, हमारा संक्रमण कुछ नहीं बिगाड़ेगा। तो वो सोच से उनके अंदर डर खत्म हो गया और इसलिए जो है उनको पहला चैलेंज ये है कि जो लॉकडाउन लगाना भी एक मुश्किल काम हो गया। लॉकडाउन का पालन कराना, कर्फ्यू का पालन कराना भी उत्तराखंड के लिए या बाकी देश में भी यही हो रहा होगा। तो हमने ये रियलाइज किया कि उसको सख्ती से पालन कराना बहुत ही मुश्किल काम हो गया। तो वो बड़ी मुश्किल से ढंग से लागू किया गया है और उसके लिए हमें लगभग 3 लाख से ऊपर लोगों पे कार्रवाई करनी पड़ी, 5 करोड़ से ज़्यादा जुर्माना लगाना पड़ा, 1400 लोगों पे FIR किया गया डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के उल्लंघन में, और कालाबाजारी में भी हमने करीब करीब 45 लोगों पे कार्रवाई की। तो ये सारे काम इसीलिए करने पड़े कि जो है लोगों में ने इसको कह सकते हैं कि हमें शुरुआती दौर में खासकर, अब लोग सब मास्क पहन भी रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कर रहे हैं, किंतु शुरुआती दौर में उन्होंने पुलिस के साथ कोऑपरेट नहीं किया। तो एक तो ये चैलेंज था। दूसरा, चुनौती को हमने लड़ने के लिए इस बार उत्तराखंड पुलिस में मिशन हौसला की शुरुआत की, जिससे कि जवानों का हौसला बना रहे, पब्लिक का हौसला बना रहे और जो कोरोना पीड़ित हैं उनका हौसला बना रहे। तो इस हेतु हमने सभी जिलों में कोरोना के अलग से कंट्रोल रूम बनाए और लोगों की कॉल को दिन रात 24 घंटे सुना। तो अगर हम मिशन हौसला का डाटा दें आपको तो लगभग 2000 लोगों को हमने ऑक्सीजन सिलेंडर दिलाने में मदद की, हमने 11,400 लोगों को दवाइयाँ दिलाई, 657 लोगों को हॉस्पिटलाइज कराने में मदद की, 193 लोगों को प्लाज्मा या ब्लड डोनेट किया, 518 लोगों को एम्बुलेंस दिलाने में मदद की।
तो इस तरह से हमने और लोगों का दाह संस्कार भी जो है करना पड़ा, क्योंकि कई बार परिवार वाले छोड़ गए। तो करीब 583 लोगों का हमारे पुलिस ने दाह संस्कार किया। तो ये इसके माध्यम से हमने कोशिश की कि जो जितना ज़्यादा लोगों की ट्रेजेडी है उसको कम किया जा सके, उतना पुलिस ने करने का प्रयास किया है और अभी भी इसी काम में लगी हुई है। जहाँ तक पुलिस कर्मियों के संक्रमित होने का सवाल है, इस फेज में हमारे 2265 लोग संक्रमित हुए हैं। पिछली बार 1981 लोग संक्रमित हुए थे। पिछली बार हमने उनमें से 8 लोगों को खोया था। इस बार हमारे 95% लोगों को तो डबल वैक्सीन की डोज लगी हुई थी, तो 2 महीने तक तो वो बचे रहे, किंतु अभी लास्ट के दौर में आके 2 जो है डोज वाले लोगों की भी डेथ हुई है। मतलब 2265 में से 2000 प्लस लोगों को वैक्सीन लगी हुई थी, 2100 के करीब, उनमें से 2 लोगों की डेथ हुई है। और जो जिन लोगों को नहीं लगी थी वो 150 लोगों में से उनमें से 3 की डेथ हुई। तो इस बार भी हमने 5 लोगों को खोया है पुलिस की। जी खोया जी, ये बहुत ही क्षति है, बड़ी क्षति है। और क्योंकि पुलिस के कार्य अब की बार कुछ अलग तरीके के हो गए, ये आपके सामने भी हैं। अगर अपराधियों को पकड़ने की बात होती तो वो अलग तरीके का, ये एक ऐसा अदृश्य अपराधी है कि जिस पर लगाम लगाना हर किसी के लिए मुश्किल हो रहा है। और खासकर उत्तराखंड में तो वैसे भी बहुत सारी चुनौतियां हैं। एक और सवाल यहाँ लगातार एक बात उठती रही, उसमें भी हम आपकी राय ले लेते हैं कि कुंभ को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हुए। अशोक कुमार जी क्या मानते हैं? क्योंकि लगातार कहा जा रहा है कि कुंभ में लोग आए, वो स्प्रेड कर गए, लेकिन यहां शायद मेरा मत थोड़ा सा भिन्न है और आपसे भी हम जानेंगे कि आपका क्या मत है। एक तो ये क्योंकि बहुत सारे लोग महाराष्ट्र से और जगह से पलायन कर वापस आए थे उत्तराखंड में, वो बहुत बड़ी चुनौती थी। तो ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि खाली कुंभ ही स्प्रेडर रहा, जो बहुत सारे लोग इधर से उधर गए आए? जी अशोक जी। नहीं, वो देख, मेरा मत आपसे मिलता जुलता, और ये गलत कहा जा रहा है कि कुंभ सुपर स्प्रेडर था, क्योंकि जब तक यहाँ पे कुंभ की शुरुआत हुई, जो पहला बड़ा स्नान था महाशिवरात्रि 11 मार्च, तब तक उत्तराखंड में कोरोना था ही नहीं, न के बराबर था, नेग्लिजिबल था। और 11 मार्च के बाद का भी डाटा देख लिया जाए 14 दिन का, तो भी कोई स्प्रेड नहीं था। हमारा तो स्प्रेड जो आया है महाराष्ट्र से आया है, महाराष्ट्र से, मुंबई से, दिल्ली के रास्ते होते हुए आया है, जो अप्रैल में आकर के जिसका इम्पैक्ट आना शुरू हुआ। और कुंभ में लोग बाग जो कह रहे हैं, वही लोग जो पलायन कर कर आए हैं अशोक कुमार जी, जो लोग भिन्न भिन्न जगह से पलायन कर कर आए हैं। बिल्कुल जी, ये जो है, जो लोग बाहर जहां कोरोना की दूसरी लहर सबसे पहली बार आई, वो महाराष्ट्र था। महाराष्ट्र से कोई कुंभ नहाने यहाँ नहीं आया जी, वो लोग नासिक जाते हैं। और यहाँ तो महाराष्ट्र से जो लोग अपने घरों में वापस आए हैं, उनसे ज़्यादा स्प्रेड हुआ है। या दिल्ली से, दिल्ली या उसके आसपास के एरिया जो एनसीआर है, वहाँ पे हमारे बहुत लोग काम करते हैं, वहाँ से वैसे भी ट्रेवलिंग अप डाउन होता रहता है, उससे स्प्रेड हुआ है। कुंभ से स्प्रेड हो सकता है, किंतु 1-8% होगा, उसको सुपर स्प्रेडर कहना है, ऐसा कोई डाटा इसको सपोर्ट नहीं कर रहा। हरिद्वार में कुंभ के बाद भी, पूरा कुंभ खत्म होने के बाद भी पॉजिटिविटी रेट बाकी स्टेट की अपेक्षा कहीं ज़्यादा कम रहा है। तो ये सारा डाटा ये शो करता है कि कुंभ जो है सुपर स्प्रेडर नहीं है। नहीं बिल्कुल। और कुछ डाटा शायद अशोक कुमार जी आपके पास भी होगा, जो लोग बाहर से प्लान कर कर आए हैं, क्या कुछ अंदाजा है वो कितने लोग उस दौरान आए होंगे और उनको वास्तव में क्वारंटाइन की व्यवस्थाएं किस जगह हुई होगी? क्योंकि गांव तक फैलना, ऐसा क्या पूरे उत्तराखंड के गांव कुंभ नहाने आ गए थे? ऐसी भी बहुत सारी चीजें, तो क्या वो डाटा भी आपके पास है, उसे बता सकते हैं? उत्तराखंड नहीं, वो तो डाटा नहीं है, परंतु परंपरा के अनुसार उत्तराखंड से कुंभ नहाने, पहाड़ के एरिया से कुंभ नहाने के लिए लोग ज़्यादा नहीं आते हैं। यहाँ कुंभ के नहाने की जो परंपरा है हरिद्वार में, सबसे ज़्यादा वो वेस्टर्न यूपी, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, यहाँ की है वो परंपरा, ठीक है। और जो वैसे अगर हम बात करें टिल डेट जो है, अभी 1 लाख से ऊपर आदमी जो है हिल्स में, जो प्रवासी जिसे कहते हैं, प्रवासी उत्तराखंडी, वो आया है, वापस आया है। तो उसी का असर गांव-गांव तक गया है, ये हम कह सकते हैं। जी बिल्कुल। अशोक कुमार जी, अभी आपदा भी आ रही है, अब की बार तो पहले से ही आ गई। आप देखें कि अभी तो जून और जुलाई दूर हैं, ऐसे में बहुत सारी चुनौतियां आपके सामने, तो उसके लिए क्या तैयारियां अशोक कुमार जी ने की हुई है?
देखिए हमारी उत्तराखंड में आप जानते हैं कि आपदा प्रोन स्टेट है। मतलब काफ़ी ज़्यादा आपदाएं यहाँ आती रहती हैं। और जैसा आपने कहा इस बार तो जो हम लोग नॉर्मली बरसातों में ऐसी आपदाएं एक्सपेक्ट करते थे, किंतु इस बार तो रैनी में पहले आ गई फरवरी में, और जो है उसके बाद भी अभी फिर से आपदा आई। आपको पता है लगातार जारी में है। उसी नीति घाटी में ही आई, और अभी हाल ही में लगातार बादल फटने की घटनाएं हो रही हैं। तो इस बार के जो मई है वो तो जुलाई से के बराबर जा रही है यहाँ पे। तो हमारी लकीली जब से एसडीआरएफ बनी है, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, उसका हमें बहुत फ़ायदा हुआ। उसको हमने 31 जगह पे स्टेट में तैनात किया हुआ है। तो उसकी टीमें हमारी जल्द से जल्द 2 घंटे के अंदर सामान्यतः जो है घटनास्थल पे पहुंच जाती हैं। जो भी नियरेस्ट जो है, कभी तो एकदम पास में होती है घटना, कभी बहुत दूर होती है। तो रिमोट एरियाज में भी नॉर्मली हमारा टाइम जो है 2-2.5 घंटे में हमारी एसडीआरएफ पहुंच जाती है। तो उसका हमारा बहुत ही फायदा है। उसके अलावा जो जितने यात्रा रूट पे जितने थाने चौकियाँ, उनमें भी हमने आपदा ट्रेंड लोग रखे हुए हैं, जिससे कि इमीडिएट रिस्पॉन्स वो लोग दे सकें। कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई गाड़ी गिरी, तो ऐसा नहीं है कि एसडीआरएफ का इंतजार करें, खुद भी जो है उसको कुछ लेवल तक हैंडल कर सकें। इतना हम हमेशा करते रहे। जी नहीं, बिल्कुल एसडीआरएफ की तारीफ तो हर ओर हो रही है, और वास्तव में अब की बार एसडीआरएफ बहुत अच्छा कार्य कर रही है। अशोक कुमार जी, 2-3 चीजें हो रही हैं। एक तो जो लॉकडाउन की बात हो रही है या कोरोना कर्फ्यू की जिसकी बात हो रही है, ये कितना और जरूरी है अभी आगे जारी रहना, क्योंकि ऐसे भी हम कहेंगे मांग उठ रही थी कि जल्दी से खत्म कर दिया जाए, लोगों को बाहर निकलने दिया जाए। इससे लेकर आपकी क्या राय है कि ये अभी कितने दिन और रहना चाहिए और कितना सख्त और होना चाहिए, और इससे कितना बड़ा प्रभाव उत्तराखंड के अंदर पड़ा है? देखिए ये तो राज्य सरकार का निर्णय होगा। हम सभी लोग जो है उनका मत लिया जाएगा, उसके बाद डिसाइड होगा। मेरे विचार से लॉकडाउन ने बहुत पॉजिटिव रोल अदा किया है जब से इसको स्ट्रिक्टली हमने लागू किया है। और थोड़ा सा इसके गेंस को और बढ़ा लिया जाए, क्योंकि हम बहुत जल्दबाजी करेंगे तो पता चला चेन फिर से, अभी तो चेन टूटी है, कोरोना संक्रमण की चेन टूटी है। तो थोड़ा सा गेंस बढ़ा लिया जाए, फिर फेजेज में, एक साथ न करके फेजेज में फिर खोल दिया जाए इसको। जी, इसका काफी इम्पैक्ट मिला है, काफी फायदा उत्तराखंड को मिला है लॉकडाउन का। जी जी अच्छा अशोक कुमार जी, क्या कुछ नया भी पुलिस अब कर रही है? क्योंकि कोरोना के बाद बहुत सारी चुनौतियां लोगों के सामने थी, कोरोना में भी बहुत सारी चुनौतियां थी, दवाई नहीं मिल रही थी, बहुत सारे लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। ऐसे में क्या कोई व्यवस्थाएं पुलिस की तरफ से भी बनाई गई है? मैंने बताया ना, हमने एक मिशन हौसला शुरू किया। हर थाने को नोडल बनाया, उसका केंद्र बनाया, और जो लोग मदद देने वाले थे, करने वाले थे, और जिनको मदद की जरूरत थी, इन दोनों को आपस में मिलवाया। और उस माध्यम से हमने बहुत सारे लोगों का हेल्प किया। बहुत, जैसे मैंने कहा कि 57,000 लोगों को तो हमने राशन और खाना ही बांटा है, 11,000 लोगों को हमने दवाइयाँ बांटी हैं जी, हमने 2,000 लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराए हैं। तो ये जो है मिशन हौसला के अंतर्गत हर थाना हमारा नोडल केंद्र बना हुआ है लोगों की हेल्प करने का। जी नहीं, तो बिल्कुल अशोक कुमार जी, बहुत सारी चीज़ें आपने की, अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये थे अशोक कुमार जी, डीजीपी उत्तराखंड, जिन्होंने बताया कि किस तरह से पुलिस ने वहाँ पे कार्य किया है, कितने लोगों को मदद पहुंचाई। उसके अलावा एसडीआरएफ कितना अच्छा कार्य कर रही है। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बताई। इन्होंने कहा कि अगर लोग सहयोग करें तो हर चीज़ फिर संभव है। पुलिस जिस तरीके का कार्य अब की बार उत्तराखंड के अंदर कर रही है, वो अपने आप में सराहनीय कार्य है। और जो छवि उत्तराखंड में पुलिस की निकल के आई है, वो भी बहुत अच्छी, एक हर और तारीफ होना, ये अपने आप में एक अच्छा संकेत है। कहीं ना कहीं लोगों को भी समझना होगा कि अगर कोरोना से लड़ना है तो मास्क पहनना होगा, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, और समय समय पर सरकारों द्वारा जो गाइडलाइन जारी की जा रही है उसको भी देखना होगा। वैक्सीन जरूर लगवाएं। कहीं ना कहीं जब आप सुरक्षित रहेंगे तो आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, जब वो सुरक्षित रहेंगे तो देश सुरक्षित रहेगा। आपको संपूर्ण गाइडलाइन का कोरोना की पालन करना चाहिए। आज इस खास मुलाकात में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।